हेलो एवरीवन एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स जर्नी। गाइस, आज का हमारा वीडियो है रिलेटेड रहेगा CDP 2020 टारगेट, जिसमें हम लोग स्पेशल सीरीज चलवा रहे हैं। किससे रिलेटेड? CDP, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, और कह सकते हो आप बाल मनोविज्ञान। तो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जो कि आपके जो सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर आपको रीट का सिलेबस पैटर्न कुछ भी देखना है तो आप लोग जो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है वो चेक कर सकते हो। वहाँ पे पूरी तरह से लेवल 1 और लेवल 2 का पैटर्न बता रखा है और साथ ही साथ सिलेबस भी वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। और इसके साथ मैं एक और अपडेट देना चाहती हूँ। अगर आपने रीट 2018 का जो लास्ट आपका एग्ज़ाम हुआ था वो अगर आपने नहीं देखा तो जाके एक बार आप उस पेपर को एनालिसिस कीजिए, और जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो गाइज़, जो आपका 2018 में पेपर हुआ था लेवल 1 और लेवल 2, तो जो CDP वाला पार्ट है वो मैंने दोनों लेवल वाले डिस्कस करवा रखे हैं। आप वहाँ पे जाके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट कीजिए कि रीट किस तरह से रीट की डिमांड होती है, रीट के लिए हमें किस तरह से पढ़ना है। तो आप लोग वहाँ पे जाके दोनों पेपर्स देख सकते हो, 2018 के लेवल 1 और लेवल 2 CDP वाला पार्ट, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस और पैटर्न देखना है तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। और जो रीट के लिए हम लोग स्पेशल सीरीज चलवा रहे हैं तो उसका आज सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास। तो वो टॉपिक हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज़, आप अगर वहाँ से देखना चाहते हो तो देख लीजिए, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आज का टॉपिक है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। तो ये वाला आपका टॉपिक अच्छी तरह से कॉन्क्रीट तभी हो पाएगा जब आप लोग लास्ट वाला वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लेते हो, क्योंकि वैसे तो आपका जो सिलेबस है उसमें अलग से ये पॉइंट दे रखा है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, लेकिन जब तक आप डेवलपमेंट नहीं पढ़ोगे, बेसिक उसका मीनिंग, टाइप, स्टेजेज, जितने भी तरह के जो डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं वो नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड डालती हूँ, जो कि CDP से रिलेटेड होता है, जो कि आपके सभी तरह के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। तो गाइज़, आ जाइए आज के टॉपिक पे। देखिए, आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। तो किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें उसका टॉपिक का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है क्या। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हेरिडिटी जो वर्ड है, जो वंशानुक्रम वर्ड है, तो वो होता है जीन्स से रिलेटेड, ठीक है। जो भी जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि माता पिता से अगली जो जनरेशन होती है, तो अगली जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर्स से ट्रांसफ़र होते हैं, तो कैरेक्टर्स किसकी वजह से ट्रांसफ़र होते हैं? एक यूनिट होती है जीन्स, ठीक है। तो जीन की वजह से कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, ठीक है। तो हेरिडिटी आपका सिंपली ये होगा कि ऐसे लक्षण जो कि माता पिता से प्राप्त हैं, किनको? बच्चों को। और किसके थ्रू प्राप्त हैं? जीन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीधा जाता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो वंशानुक्रम होता है वो एक स्टैटिक फैक्टर है, हेरिडिटी हमेशा फिक्स रहती है। एनवायरनमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हेरिडिटी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स का एक कपल है, ठीक है, उनकी अगर कोई बेबी हुआ तो मान लीजिए कि उसकी जो आँखें हैं वो अपनी मम्मी की तरह हैं, ठीक है। तो जो उसके जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मदर से, तो उसकी वजह से उसकी आंखें अपनी मम्मी की तरह ज़्यादा है। तो उसमें क्या होगा कि हम उसकी आंखों के कलर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फिक्स फैक्टर होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वंशानुक्रम है या फिर हेरिडिटी है वो एक फिक्स फैक्टर है, इसमें हम लोग किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको हेरिडिटी, वंशानुक्रम का मतलब समझ में आया होगा। देखिए, नेक्स्ट चीज़ क्या है? वातावरण। अब वातावरण डायरेक्ट ऑपोजिट है हेरिडिटी से, क्योंकि पहली बात तो ये फिक्स नहीं होता।
एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का बर्थ कहीं पे हुआ हो, उस टाइम उसे एनवायरनमेंट अच्छा ना मिले, लेकिन 2 या 3 साल बाद में उसे किसी ऐसे एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे उसे सभी फैसिलिटीज़ मिले और सभी तरह की उसे सुख सुविधाएं मिले, तो उस बच्चे का स्टैंडर्ड अलग होगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, हम अपनी इच्छा से भी एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं और नेचुरली भी एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो ये आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे फैक्टर्स, ऐसे लक्षण जो कि जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से बच्चों में नहीं आ रहे, ठीक है, जीन्स को छोड़ के जितने भी लक्षण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो जीन्स तो स्टेटिक हो गया, फिक्स हो गया, जबकि एनवायरनमेंट डायनेमिक हो गया, ठीक है, चेंजेबल हो गया। तो आई होप आपको बेसिक मीनिंग समझ में आया होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी टॉपिक तो सेम ही है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए आप लोग। देखिए एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि हेरिडिटी स्टैटिक फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से ही पूरा फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। जब बच्चा मदर के गर्भ में है तो उसी टाइम से उसके फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हेरिडिटी होती है इसमें कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ये स्टार्ट हो जाते हैं कहाँ से, कॉन्सेप्शन से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हेरिडिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कई बार आपसे रीट में, सी टैट में, ठीक है, और अदर टीचिंग एग्जामिनेशन है जहाँ पे साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो हेरिडिटी से एक ऐसा क्वेश्चन उठ के आता है जो पूरा, क्योंकि हेरिडिटी एक बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चन उठ के आता है जो सिर्फ बायो वाले ही सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन अगर ये टॉपिक आप लोग देखते हो तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए एक जो ह्यूमन बीइंग होता है, एक इंसान होता है, उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम हो गया, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर इसी तरह से छोटे छोटे जीन्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जीन्स ही क्या करेगा, ये जीन्स ही बच्चे के जो लक्षण होंगे उनको अपने पेरेंट्स की तरह बनाएगा, ठीक है। और ये क्रोमोसोम पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या काम करेगा, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर लक्षण को ट्रांसफर करने का काम, ठीक है। तो क्रोमोसोम एज ए व्हीकल काम करेगा और जीन्स क्या करेंगे, जीन्स तो खुद ही लक्षण है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गुणसूत्र क्या होते हैं। अब एक ह्यूमन बीइंग में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कई बार सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कितने गुणसूत्र एक मनुष्य में पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है वहाँ पे टिक करना है 46, ठीक है। 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। अगर आपको ये चीज़ पेयर में पूछ ले, यानी कितने जोड़े में होते हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना है कि 23 पेयर, ठीक है, 23 पेयर होते हैं और 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 23 पेयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जो 22 पेयर होते हैं उन्हें तो हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे क्रोमोसोम के पेयर जो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में सेम होंगे, मतलब 22 जोड़े आपके बिल्कुल सेम होंगे, जो कि आपकी बॉडी के जो अलग अलग कैरेक्टर हैं उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम, ये सेम होते हैं मेल और फीमेल में। और जो लास्ट वाला आपका जो क्रोमोसोम होएगा, जो लास्ट का एक जोड़ा होगा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्योंकि ये ही एक ऐसा क्रोमोसोम है जो एक इंसान में यह निर्धारित करता है कि वो मेल होगा या फिर फीमेल, तो इसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये कौन सा पेयर होता है, 23rd पेयर होता है। तो आई होप आपको ये एक बेसिक सा यहाँ पे फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। आ जाइए अब देखिए जो 23rd पेयर होता है उसमें से ये निर्धारित होगा कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल, ठीक है। तो देखिए गाइज जो मेल होते हैं उसमें 23rd पेयर होता है एक्स और वाई, ठीक है, और जो फीमेल होती हैं उनमें होता है एक्स और एक्स, मतलब यहाँ तो एक्स एक्स सेम होंगे, जो स्त्री होंगी तो उनके एक्स एक्स क्रोमोसोम सेम होंगे, लेकिन जो मेल पुरुष होंगे तो उनके एक तो एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो जो बेबी होता है तो उसके सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है,
या फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेल पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है ना, एक तो एक्स है और एक वाई है, और जो फीमेल है उनका तो सेम है, तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। तो जो समाज में कई तरह की बातें चलती है, जैसे कि फीमेल को कहा जाता है कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है, तो वो वहाँ पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, वहाँ पे मेल होता है। तो इस तरह के जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो हटाने चाहिए और हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। आ जाइए, अब देखिए अब कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रोसेस भी हम लोग बायोलॉजिकली समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 23rd पेयर है एक्स वाई मेल में, ठीक है, और एक्स एक्स फीमेल में। अब यहाँ से अगर हम इस पेयर को अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे x होगा, एक y होगा, इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक x। ठीक है, सेपरेट हो गए गैमेट्स को, हमने जो आपके युग्मनज हैं उनको सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग करवा के देखते हैं। यहाँ से मेल का आपने x लिया, यहाँ से आपने फीमेल का x लिया, तो बेबी क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। ठीक है, अगर यहाँ से आपने, एक सेकंड, यहाँ से आपने y लिया और यहाँ से अगर आपने x लिया तो बेबी क्या होगा, बॉय। ठीक है, और अगर आपने यहाँ से ये y लिया, ठीक है, और यहाँ से x लिया तो क्या होगा, बेबी बॉय। ठीक है, और यहाँ से अगर आप x लेते हो और यहाँ से भी अगर आप x लेते हो फिर से, तो यहाँ पे क्या होती है, बेबी गर्ल। तो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, तो ये चीज़ें 50-50% डिपेंड करती हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्रॉस समझ में आया होगा। तो ये एक बायोलॉजिकल थिंग है, लेकिन आपको कई बार यहाँ पे पूछ सकते हैं कि भाई बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय होने की संभावना कितने प्रतिशत हो सकती है, तो उसमें आपको दे देंगे कि ये आपको क्रॉस चेक वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे और नीचे ऑप्शन में दे देंगे कि 100% बॉय होगा या फिर 50-50% होगी टेंडेंसी, या फिर 75% होगी या फिर 33% होगी, है ना। कुछ भी आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको 50-50 वहाँ पे करना है, क्योंकि जो 50-50 जो चांसेस होते हैं वो होते हैं या तो बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे कई बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा क्या होते हैं। तो जुड़वा दो तरह के होते हैं। देखिए, एक तो आपका आइडेंटिकल ट्विंस होंगे और एक आपके फ्रैटर्नल ट्विंस होंगे। ठीक है, तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक सेम होते हैं, क्योंकि 100% सेम तो कोई नहीं होता। अगर आइडेंटिकल बच्चे हैं तो 100% वो सेम नहीं होंगे, माइन्यूट सा डिफरेंस उनमें होएगा। ठीक है, तो जो कुछ हद तक वो सेम होता है वो आइडेंटिकल ट्विंस कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या क्या करते हैं, जो सिंगल फर्टिलाइज्ड आपका जाइगोट होगा, ठीक है, जो सिंगल आपका युग्मनज होगा उससे ये फर्टिलाइज्ड है। ठीक है, जाइगोट एक ही होगा, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक। तो इसमें आपका जो बच्चा होगा उसका सेक्स सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगभग सेम होंगी, अप्रोक्स सेम होंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा लेकिन लगभग सेम होगी। अब देखिए, दूसरी चीज़ होती है कि फ्रैटर्नल ट्विंस। अब फ्रैटर्नल ट्विंस हैं उन्हें हम लोग डाइजाइगोटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें दो जाइगोट होते हैं। यहाँ पे आइडेंटिकल में सिर्फ मोनोजाइगोट एक जाइगोट था, यहाँ पे दो जाइगोट होते हैं। यहाँ पे बच्चा सेम सेक्स का भी हो सकता है और डिफरेंट सेक्स का भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो। ठीक है, हो सकता है कि बच्चे हो तो ट्विंस, लेकिन उनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हो। ठीक है, तो दो तरह के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है। आ जाइए अगले पॉइंट पे। देखिए, एक आपका ये मेजर टॉपिक है नेचर नर्चर डिबेट। ठीक है, प्रकृति पोषण डिबेट। जो आपका प्रकृति पोषण विवाद है वो कई बारी पूछा गया है, रीट में भी, सीटेट में भी और अदर टीचिंग एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि यहाँ पे ये सीधा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है। आप देखते हो कि ये नेचर है, तो नेचर मतलब एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, और फिर आप सोचते हो ये नर्चर है, इसका मतलब क्या हो गया, हेरिडिटी हो गई। ठीक है, नेचर को आप एनवायरनमेंट वातावरण सोच के
एनवायरनमेंट वहाँ पे टिक कर देते हो। लेकिन गाइज नेचर एनवायरनमेंट नहीं होता, नेचर आपकी होती है हेरिडिटी, ठीक है। और नर्चर आपका होता है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। तो वंशानुक्रम वातावरण विवाद अगर देता है आपको तब तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये कंफ्यूज करने के लिए नेचर नर्चर विवाद ही आपको देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर किससे रिलेटेड है, वंशानुक्रम से, और नर्चर किससे रिलेटेड है, वातावरण से। अब आपको ध्यान किस तरह से रखना होगा, देखिए नेचर में वंशानुक्रम आ रहा है तो आपको ध्यान ऐसे रखना होगा कि एक इंसान का स्वभाव जो नेचर होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, फिक्स रहता है। और जो नर्चर है, ठीक है, जो वातावरण है वो तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, खुद भी चेंज कर सकते हैं और दूसरी तरह से भी चेंज हो सकता है। अब देखिए एक आगे सीधा स्टार नोट मैंने लिख रखा है कि डेवलपमेंट क्या है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या है। वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इंटरेक्शन है इनका यहाँ पे गुना होएगा। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि ये जो डेवलपमेंट है वो वंशानुक्रम और वातावरण का जोड़ है, जो डेवलपमेंट है वो वंशानुक्रम और वातावरण का घटा है, जो आपका वंशानुक्रम और वातावरण का जो इंटरेक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर होगा, ठीक है, इंटरेक्शन होगा, ना तो आपका कोई जोड़ होगा ना घटा होगा, ना ही ये एडिशन है ना ही ये सब्सट्रैक्शन है। दिस इज इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये स्टार नोट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हेरिडिटी को हम लोग फिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स से बच्चों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ठीक है, जैसे माँ बाप की तरह उस बच्चे का आई कलर आ गया, आँखों का रंग आ गया, बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर आ गया और बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल आ गया, तो वो क्या है, वो एक पेरेंटल चीज़ है, क्योंकि पेरेंट्स से आई है। अब आप लोग बोलोगे कि अगर इंटेलिजेंस है तो अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिले वहाँ पे तो बच्चा वहाँ पे अपना बेस्ट दे सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है तो बच्चा बेस्ट दे सकता है। पर एक बात सोचिए, अगर बच्चा जन्म से ही मेंटली रिटार्ड हो, यानी कि उसे मानसिक कोई दोष हो, किसी भी तरह की उसकी मेंटल डिसेबिलिटी हो, तो बच्चा जब शुरू से ही डम्ब है तो आप चाहे कितना ही सुपर लेवल का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दीजिए, बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंस है वो आपके पेरेंट्स के जीन्स पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। हालांकि आप लोग एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, अगर बच्चा नॉर्मल इंटेलिजेंट लेवल है तो विद द हेल्प ऑफ हार्डवर्क और एनवायरनमेंट वो अपने आप को चेंज कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा शुरू से ही बिल्कुल डम्ब है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, तो बच्चा अपने आप को चाहे आप कितना भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाइए अच्छे से अच्छा, फिर भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और देखिए एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, जो वातावरण है आपका वो दो तरह से होता है, एक तो होता है आपका आंतरिक वातावरण और एक होता है बाहरी वातावरण, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा होगा, जब बच्चा अपनी मदर के गर्भ में होगा तो उस टाइम जितना भी एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा वो इंटरनल होगा, ठीक है। और बच्चे का जो भी मेंटल लेवल है, ठीक है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है कि बच्चा इंट्रोवर्ड है एक्सट्रोवर्ड है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल में आ जाएगी। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो आप बाहर से बच्चे को कितना अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हो, बाहर से आप क्या कुछ एक चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हो ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, तो वो आपका हो जाएगा बाहरी वातावरण यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार नोट बना के लिखा है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पे फालतू की कोई भी रामायण नहीं है, आप लोगों को ये कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल जितने भी पिन पॉइंट क्वेश्चंस बनते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन से यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए सबसे लास्ट बात आती है कि हम लोग तो टीचर हैं या फिर टीचर बनने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को
ध्यान में रखते हुए क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस प्रोवाइड करवाने हैं स्कूल में। ठीक है, तो अपना पॉइंट ये ही है कि वंशानुक्रम और वातावरण के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। क्योंकि हम लोग हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो अपने को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगर किसी बच्चे में कोई हेरिडिटिकल प्रॉब्लम है या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक स्कूल में टीचर हो तो आप किस तरह से उसे सॉल्व करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि हम लोग वहाँ पे स्कूल में जब भी पढ़ाने जाएं तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन वहाँ पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो देखिए हेरिडिटी तो जैसी होगी वैसी होगी, लेकिन जिस पॉइंट को हम अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपना क्या रोल रहेगा, और एनवायरनमेंट हमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बेस्ट से बेस्ट कैसे प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट ये है पीटीएम। हम लोग अच्छा एनवायरनमेंट तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हम लोग स्कूल में पीटीएम करवाते हैं, यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स। ठीक है, अगर आप एक टीचर हो, पेरेंट्स से आप मिलोगे, बच्चों के बारे में अच्छी तरह से जान पाओगे, तो उन बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके पेरेंट्स आपको बताएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में चेंज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ब्लाइंड है या फिर कह सकते हैं कि विजुअली इम्पेयरमेंट का पार्शियली शिकार है, या हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है उसे, या फिर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड है बच्चा, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, अगर आप उसके पेरेंट्स से मिलते हो, आपस में अपने विचार शेयर करते हो उनसे, तो उसके बेसिस पे आप वहाँ पे रिजल्ट निकालोगे कि हमें बच्चों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो पीटीएम एक बहुत ऐसी मतलब चीज़ है जो हर एक स्कूल में इसीलिए करवाई जाती है ताकि टीचर बच्चों के बारे में अच्छी तरह से उनके पेरेंट्स से जान सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये है कि आपको बच्चों को आज़ादी प्रोवाइड करवानी है। आज़ादी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप क्लासरूम में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही एकदम सड़ू सा मुंह लेके क्लास में जाओगे, ठीक है, और बच्चों को डांटना फटकारना स्टार्ट कर दोगे, तो बच्चे तो पहले से ही डर जाएंगे ना, तो फिर वो किस तरह से अपनी कैपेसिटीज़ को दिखाएंगे। तो आपको एज ए फ्रेंड वहाँ पे पढ़ाना है, क्योंकि कोई भी बंदा फ्रेंड से बेहतर नहीं समझा सकता, है ना। तभी तो कई बार आपने खुद ने महसूस किया होगा, अगर कोई कहीं कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपको वो चीज़ थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन अगर आप वहीं पे अगर आपका फ्रेंड आपको अच्छी तरह से वो चीज़ समझाता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी, क्योंकि आपके और जो आपके फ्रेंड के बीच में जो बिहेवियर है, जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो वो बेस्ट होता है। तो आपको एक टीचर होने के नाते बच्चों का फ्रेंड बनना है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ताकि बच्चों की जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं वो अपने आप निकल के आए, बच्चे अपने आप ही एनकरेज हों एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ये वाली एक बात होती है। एक है न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स हो या फिर आप टीचर हो, ठीक है, तो अगर बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, अगर बच्चे फिजिकली फिट नहीं होंगे तो मेंटली किस तरह से होंगे। तो बच्चों को एक न्यूट्रिशन अच्छे लेवल का प्रोवाइड करवाना है। पेरेंट्स होने के नाते आपको अच्छा न्यूट्रिशन बच्चों को प्रोवाइड करवाना है, जिसमें सारे विटामिन्स हो, सारे मिनरल्स हो, मतलब जितनी भी तरह की बच्चों की नीड है उनको फुलफ़िल कर सकें इस तरह के न्यूट्रिशंस। ठीक है, और अगर आप टीचर हो तो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम्स स्टार्ट की है, दूध योजना हो गया, मिड डे मील योजना हो गया। ये किस लिए है? ये इसीलिए है ताकि टीचर बच्चों की जितनी भी कुपोषण वाली प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकें। तभी तो 7 डे अगर आपका मिड डे मील मिलता है तो उसमें अलग अलग क्वालिटी की आपको खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से एक डेवलपमेंट वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकें। तो ये हो गए 3 पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है अपना टीचिंग एड्स। ठीक है, टीचिंग एड्स में ये है, अगर आप क्लासरूम में जाके सीधा लेक्चर दोगे बच्चों को पढ़ाने में तो बच्चे वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, या फिर आप सीधा बुक उठाई और एक एक बच्चे को खड़ा करके पढ़वाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक हम बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करें क्लास में, तो आपको वहाँ पे जाना है, बच्चों को पढ़ाने में बुक का आप हालांकि यूज़ ले लीजिए थोड़ा बहुत,
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम बुक्स को पढ़ाएं, आपको मॉडल्स बच्चों को दिखाने हैं, बच्चों को चार्ट्स दिखाने हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स आपको यूज़ करने हैं ताकि बच्चे वहाँ पे इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर आप लोग जैसे साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाते हो तो आपको बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जाना चाहिए, या फिर आपको साइंस फेयर में लेके जाना चाहिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स तो हालांकि कवर नहीं होते इन चीज़ों में, लेकिन आप एक एनवायरनमेंट को बोरेडोम ना बनने दें, तो बीच बीच में आपको ये सारी चीज़ें करवानी है। और अगर आप सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाते हो तो आपको बच्चों को मॉडल्स दिखाने हैं, चार्ट्स दिखाने हैं, और जितने भी आपके प्रोजेक्टर पे आप लोग फिल्म दिखाते हो वो आपको दिखानी चाहिए, ताकि बच्चे इंटरेस्टेड हो, बच्चे अपने आप ही एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो ये एक मेन टॉपिक है, अपना मेन पॉइंट है, क्योंकि हमें क्या करना है ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट टॉपिक हमारा हो चुका है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। एक एक लाइन, एक एक वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन उठते हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। रीट 2020 टारगेट स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। तो आई होप ये टॉपिक आपको कॉन्क्रीट हुआ होगा। सो गाइज़, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification, and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.